हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ की भूगोल विषय के सिलेबस के आधार पर, इसके पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ हम कुछ खास टॉपिक्स पर यहाँ चर्चा करते हैं। जिसके अंतर्गत कौन से खास टॉपिक शामिल किए गए हैं, वे खास टॉपिक जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है या आपके एग्जाम के लिहाज से जो टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज किस खास टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे? आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यानी जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसकी वजह से मौसम में भी परिवर्तन होता है और उसकी वजह से जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक तापन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब ग्लोबल वार्मिंग है क्या? देखिए, यदि आप इस शब्द से सामान्य इसका अर्थ निकालना चाहें तो आप समझ पाएंगे आसानी से कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है या वैश्विक तापन का मतलब क्या है? विश्व में ताप का बढ़ना। तो ध्यान रखिए, इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और जब चर्चा आती है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग का सामान्य शब्दों में अर्थ निकाल लीजिए कि अपने आसपास के वातावरण में, यानी क्षेत्रीय लेवल पर ही नहीं अपितु वैश्विक लेवल पर तापमान के बढ़ने को कहा जाता है वैश्विक तापन। इसे वैश्विक तापन क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एक औसत तापमान है। यदि आप विशेष क्षेत्र की बात छोड़ दें या किसी खास विशेष कारण की बात छोड़ दें तो जो पृथ्वी का औसत तापमान है वह है 15 अंश सेल्सियस। ठीक है, तो जब 15 अंश सेल्सियस के इस औसत तापमान में पृथ्वी के इस औसत तापमान में, जो कि कितना है 15 अंश सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, इस औसत तापमान में जब वृद्धि देखी जाती है या इस औसत तापमान में जब वृद्धि होती है तो इसे ही वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर यह घटना क्यों घटित होती है या ग्लोबल वार्मिंग अभी हाल फिलहाल में यह जो चीज है, ये जो फिनोमिना है वह क्यों देखने को मिल रहा है और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के पीछे की वजह क्या है, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। तो ध्यान रखें, हमने चर्चा की किसके बारे में? औसत तापमान के बारे में। तो जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है या औसत तापमान में वृद्धि देखा जाता है तब इस घटना को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हम सभी ने देखा है कि ये जो तापन है या जो औसत तापमान से वृद्धि देखने को मिली है वह कई कारणों से है, जिसमें से मानवीय गतिविधियां या मानवीय क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हो गई हैं। क्योंकि मानव के जो क्रियाकलाप हैं, लगातार वाहनों का उपयोग, लगातार कचरे का निपटान, कहां पर? समुद्र में खास तौर पर, तो इससे प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है? वैश्विक तापन बढ़ रहा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आखिर यह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में या हरित गृह प्रभाव के बारे में, तो आखिर यह है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हालांकि इसे GHG से दर्शाया जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ध्यान रखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब बात आती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट G, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए GHG लिखा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत से प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है, तो ये जो कुछ मीथेन CH4, इन गैसों के सांद्रण में जब वृद्धि होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के सांद्रण में वृद्धि होती है, या आप कह सकते हैं कि यह प्रमुख है जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि CO2 क्या है, भारी गैस है, और जैसे ही वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती है इसका भारीपन बढ़ता है, क्योंकि ये क्या है, भारी गैस है। तो अमूमन हम क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है या ग्रीन हाउस प्रभाव है वह बढ़ जाता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने से वैश्विक तापन, या कह सकते हैं आप कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है, इस पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अब यह हरित गृह प्रभाव क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसे समझते हैं। यदि हम बात करें हरित गृह प्रभाव के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं, और सूर्य से निकलने वाली ये सौर्य किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, और पृथ्वी के जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो कुछ किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से परावर्तित हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक। लेकिन जब पृथ्वी के भीतर क्या हो, CO2 का सांद्रण बढ़ जाए, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में क्या, CO2, क्योंकि ये भारी गैस है, तो जब इसका सांद्रण बढ़ जाता है तो CO2 क्या करती है, ये जो पार्थिव विकिरण बाहर परावर्तित हो रहे हैं इन्हें परावर्तित होने से रोकती है। यानी CO2 के होने की वजह से, या CO2 की वजह से, इसके सांद्रण में वृद्धि होने की वजह से, क्योंकि हमने क्या चर्चा की कि CO2 भारी गैस है अन्य गैसों की तुलना में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्थिव विकिरण है, ये जो पृथ्वी से लौट रहे हैं, है ना, इन्हें कहते हैं क्या, परावर्तित पार्थिव विकिरण। ये जो पार्थिव विकिरण है, यह CO2 इन पार्थिव विकिरण से को ऊपर जाने से या परावर्तित होने से रोक देती है, जिस वजह से ये विकिरण कहाँ रह जाते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही रह जाते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये सूर्य की आने वाली गर्म किरणें रह जाती हैं तो यहाँ का जो तापन है या जो यहाँ का तापमान है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से जब यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ने से लगातार गर्मी का अनुभव होगा, और इससे जो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, उससे भी अधिक तापमान हमें देखने को मिलता है। इस वजह से कहते हैं यह क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का सांद्रण बढ़ जाने से, खासकर CO2, CO, CFC, CH4 और या आप कहें CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके सांद्रण को इन सभी के सांद्रण के बढ़ने से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के पैदा होने से पृथ्वी के भीतर या वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ता है, और वायुमंडल के लगातार तापमान बढ़ने को ही क्या कहा जाता है, वैश्विक तापन में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये तो हमने देखा कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है, इस पर हमने चर्चा की। ध्यान रखें, हम बात करते हैं जब भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह है क्योंकि लगातार कई ऐसे क्षेत्रों में या कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर तापमान बढ़ता है, लेकिन हमेशा पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह एक सा बना रहता है। तो इसलिए चर्चा क्या की जाती है कि यदि औसत तापमान में वृद्धि हुई, इस कारण से इसे क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन यह देखा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों का तापमान अलग है। यानी हम जब पृथ्वी की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी कि यह हिस्सा क्या है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, या हम इसे निम्न अक्षांश भी कहते हैं। और जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं ध्रुवों की ओर, तो ये उच्च अक्षांश ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री यह है साउथ, यह है नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ ये क्या है, क्रमशः कौन से क्षेत्र हैं, ये वे क्षेत्र हैं। यानी 0 से आप कहां बढ़ रहे हैं, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ रहे हैं। अक्षांश क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3, फिर यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ आता है और फिर क्रमशः हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, हम निम्न अक्षांश यानी 0 से
उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, और जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में हमें क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है, क्योंकि तापमान यहां पर सर्वाधिक पाया जाता है भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं यहां पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, यहाँ का तापमान अधिक है, यहाँ का तापमान कम है, तो इन दोनों के औसत को मिलाकर फिर पृथ्वी का औसत तापमान देखा जाता है। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन में परिवर्तन हो देखने को मिला, तो जलवायु परिवर्तन में परिवर्तन की वजह से क्या होता है, या जलवायु में परिवर्तन की वजह से क्या होता है, औसत तापमान का जो लेवल है या टेम्परेचर का जो लेवल है वह क्या होता है, बढ़ता है, और उसके बढ़ने से इस पूरे वातावरण में, या हम कहें इस पूरे पृथ्वी के अक्षांशीय जो स्थिति है इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी अब हम बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे कैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है तो पृथ्वी के औसत तापमान से ज्यादा तापमान बढ़ रहा है। चूंकि औसत तापमान से ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, यानी यहां पर भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर या निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से यहां क्या देखते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता होती है जो वह बढ़ जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। और वायुमंडलीय आर्द्रता के बढ़ने की वजह से, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, जल है, महासागर वाले स्थान है, तो महासागर जलीय स्थान में क्या हो गया, वाष्पन हुआ, और वाष्पीकरण की वजह से वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि हुई। और जैसे ही वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि देखने को मिली तो इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और लो प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से क्या देखने को मिलता है कि यहां यानी निम्न वायुदाब की वजह से यहां चक्रवाती स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, और चक्रवाती स्थितियों के पैदा होने की वजह से या चक्रवाती दशाओं के पैदा होने की वजह से क्या होता है, अधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। और जब बहुत अधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है तो बाढ़ जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जैसे ही हम शुष्क क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो शुष्क क्षेत्र की ओर बढ़ने के क्रम में मौसम क्या होता है, शुष्क पाया जाता है। और मौसम यहाँ शुष्क है इसलिए क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ, वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई, तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में जल संकट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ जल संकट क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की जो ऊपरी परत है, ठीक है, किसकी, जल की, तो जल की जो सतही परत है या ऊपरी परत है, यानी सतही जल के जो यहाँ स्रोत मौजूद हैं वे सूखने लगते हैं, और उनके सूखने से जल संकट की समस्या देखने को मिल सकती है। तो वैश्विक तापमान की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से निम्न अक्षांशों की स्थितियां आपने देख ली। एक जगह टेम्परेचर राइज होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, चक्रवाती स्थिति होगी, बहुत अधिक वर्षा आएगी, बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों, वायुमंडलीय आर्द्रता में यहाँ पर वृद्धि होगी। आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो जो शुष्क क्षेत्र है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो सतही जल स्रोत है वे सूखने लगेंगे, जिससे जल संकट देखने को मिलेगा। फिर आप पढ़ेंगे कहां पर, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आप इस रीजन से ऊपर की ओर उठे, यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आप जहां जैसे ही पहुंचे तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों को भी दो हिस्सों में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला वह हिस्सा जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय, ध्यान रखें, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होता है, जो आसपास का मौसम है वह क्या होता है, शुष्क होता है, और मौसम के शुष्क होने की वजह से तापमान बढ़ जाता है। और जैसे ही यहाँ तापमान बढ़ता है तो यहाँ भी जल संकट की समस्या देखने को मिल सकती है। तो वैश्विक तापमान की वजह से भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर ग्रीष्म ऋतु की वजह से मौसम शुष्क होता है, और इस वजह से यहाँ चूंकि जल स्रोतों के ऊपर उठने से या वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसके ऊपर उठने से, या आप कह सकते हैं कि इस पूरे रीजन में जो जल के स्रोत हैं उनके सूखने की वजह से क्या होता है,
शुष्क मौसम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी जल संकट देखने को मिल सकता है। और यदि हम बात, ये तो हमने बात की मध्य अक्षांशों में किस क्षेत्र की, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की, लेकिन यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या देखने को मिलेगा, यानी यदि आप भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों को छोड़ दें तो इसके अधिकांश हिस्सों में आर्द्रता बढ़ जाएगी। और अधिकांश हिस्सों में यदि आर्द्रता बढ़ती है, आर्द्रता कब बढ़ती है, जब वाष्पन होता है ना, तो वाष्पीकरण की वजह से जब आर्द्रता या वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ती है तो इसकी वजह से क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। यह वायुमंडलीय आर्द्रता क्या करती है, अत्यधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। और जब बहुत अधिक वर्षा होती है या अत्यधिक वर्षा होती है तो भी बाढ़ की समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमने बात की मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के बारे में। अब यदि हम बात करें उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के बारे में या ध्रुवों के आसपास वाले क्षेत्रों के बारे में, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के बारे में ध्यान रखिएगा कि इन क्षेत्रों में टेम्परेचर के बढ़ने से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमगलन देखने को मिलता है। अब यह क्या है, यदि हम बात करते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमगलन की, तो यह ध्यान रखें हिमगलन का मतलब है कि यहाँ पर जो बर्फ मौजूद है वह पिघल रही है, ठीक है, तो इसे ही क्या कहा गया है, हिमगलन। तो हिमगलन की वजह से क्या हो रहा है, यहां से बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से जो जल है वह प्रवाहित हो रहा है, और जल के अत्यधिक प्रवाह से क्या देखने को मिला है, इसकी वजह से देखने को मिला है, या आप इसे यहीं पर लिख लीजिए, यहां पर। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमगलन के बढ़ने से लगातार जो जल है वह प्रवाहित हो रहा है, और जल के प्रवाहित होने से आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां पर जैसे ही हिम गला तो CO2 का उत्सर्जन हुआ, ठीक है, और CO2 के उत्सर्जन के साथ साथ चूंकि ये जल प्रवाहित हुआ तो ये कहां पर जाकर भरता है, सूखे क्षेत्रों में। तो सूखे क्षेत्रों में जल भराव होने से दलदली भूमि का विकास होता है, और दलदली भूमि में जैसे ही इसका निर्माण होता है तो यहाँ CH4 का सांद्रण बढ़ जाता है या मीथेन का सांद्रण बढ़ जाता है। तो फिर से क्या आपको देखने को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, यहाँ पर CHO की मात्रा भी बढ़ गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, और अधिक वैश्विक तापन देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए या हमारी पृथ्वी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो आपने देखा किसी वैश्विक तापन को यानी ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं पृथ्वी पर, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। एक और खास बात ध्यान रखें, जब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में ही एक और तथ्य यह है कि जब बहुत अधिक हिमगलन होगा तो यहाँ से जो जल है वह प्रवाहित होगा, और जल के प्रवाहित होने से जो समुद्र है या जो सागर हैं वह क्या होंगे, उनमें जल और अधिक बढ़ेगा, यानी जल स्तर, सागर का जो जल स्तर है, समुद्र का जो जल स्तर है वह बढ़ जाएगा, और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से, और साथ में हमने देखा कि जैसे ही समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो हम क्या देखते हैं कि समुद्र के आसपास जो द्वीप हैं या जो तटीय क्षेत्र हैं क्या है, वे डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, प्रभावित होंगी, और ध्यान रखें ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव देखने को हमें मिल सकते हैं, ये हमने समझा। इसके बाद एक खास कंसेप्ट है जो कि लगातार चर्चा में भी बना रहता है और इसे पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। वह क्या है, वह है नगरीय उष्ण द्वीप, या आप इसे कह सकते हैं शहरी उष्ण द्वीप। अब यह शहरी उष्ण द्वीप क्या है, तो इसे हम अमूमन अर्बन हीट आइलैंड के नाम से जानते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड। अब ये क्या है, तो ये ठीक क्या संकल्पना है, ये जैसे हम बात करते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की, हम बात करते हैं सामान्य शहरों की, तो जब सामान्य शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर का वह क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, तो वहां का तापमान सामान्य तापमान की तुलना में, सामान्य शहर की तुलना में 2 डिग्री या 2 डिग्री तक बढ़ जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो उस क्षेत्र को या उस नगरीय क्षेत्र को, उस शहरी क्षेत्र को कहा जाता है शहरी उष्ण द्वीप।
अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड ध्यान रखिएगा एक वह संकल्पना है जहां पर जनसंख्या की वृद्धि होने से या अत्यधिक जनसंख्या के निवास करने से, यहां पर शब्द जरूर लिखिएगा अत्यधिक, अत्यधिक जनसंख्या के निवास करने से क्या होता है, आसपास के क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में या सामान्य शहरी क्षेत्र की तुलना में जिसका तापमान है वह 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए तो इस पूरे क्षेत्र को या इस नगरीय क्षेत्र को अर्बन हीट आइलैंड या नगरीय उष्ण द्वीप या शहरी उष्ण द्वीप कहते हैं। शहरी उष्ण द्वीप का विकास कैसे होता है, यानी यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर अधिक कैसे हो जाएगा शहरी क्षेत्रों की तुलना में, तो चूंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक निवास कर रही है और बहुत अधिक जनसंख्या के निवास करने की वजह से CO2 बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है। साथ में ये शहर ऐसे विकसित होते हैं कि यहाँ पर लगातार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लगातार फ्लोर्स बने हुए हैं, साथ में जो यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं ये क्या है, कंक्रीट की बनी हुई हैं। तो कंक्रीट की सड़कों के बनने से इसके साथ में जो इनमें कलर किया जाता है वह डार्क कलर किया जाता है। कंक्रीट की सड़क के साथ साथ इसका जो कलर है वह जो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डार जिसे कहते हैं, या काले कलर की जो डामल होती है उसकी वजह से जो सड़कों का डामलीकरण कर दिया जाता है। साथ में ये पूरे मकान क्या है, पक्के बने होते हैं, तो यहाँ से कहीं भी हवा के आने जाने का रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जब ऐसे एक बंद एनवायरमेंट वाले किसी शहर का विकास हो जहां जनसंख्या भी अधिक हो, कंक्रीट से बने हुए मकान हो, पेड़ पौधों की कमी हो, यानी आसपास क्षेत्र में पौधे रोपण कम देखने को मिल रहे हैं, पूरी तरीके से ये कंक्रीट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, सामान्य शहरी क्षेत्र की तुलना में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसी वजह से इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस शहरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शहरी उष्ण द्वीप। अब शहरी उष्ण द्वीप के भी क्या इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए जब शहरी उष्ण द्वीप का निर्माण होगा तो ध्यान रखें कि इस पूरे क्षेत्र का ये जो इसकी वायु गुणवत्ता है वह क्या होगी, प्रभावित होगी, या इसकी जो वायु गुणवत्ता है वह अच्छी नहीं होगी। तो वायु गुणवत्ता का ह्रास देखने को मिलेगा या वायु गुणवत्ता में ह्रास देखने को मिलेगा, इसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ में जो चूंकि यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ गया है ना, तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े या जो आसपास में ऐसे जीव जंतु जो अधिक तापमान को पसंद करते हैं जैसे चींटियां, छिपकली, तो इनका जो आक्रामक है या इनका जो आक्रमण है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चींटियां, छिपकलियों जैसे जीव जंतु जो क्या पसंद करते हैं, जो उच्च तापमान को पसंद करते हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ जाएगी या इनका अतिक्रमण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इनका अतिक्रमण बढ़ जाएगा। और जो ये जीव जंतु हैं जो अधिक या उच्च तापमान पसंद करते हैं इनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक्टोथर्म। इनको कहा जाता है एक्टोथर्म। तो एक्टोथर्म वाले जो जीव जंतु हैं वे लगातार बढ़ जाएंगे, इनका आक्रामक बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिए जो शहरी उष्ण द्वीप है या अर्बन हीट आइलैंड है, ये भी अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा शहर का तो ये मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पशुओं के लिए भी हानिकारक है, यानी इससे मानव और पशु दोनों का जो स्वास्थ्य है वह प्रभावित होगा, है ना, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ठीक, स्वास्थ्य के प्रभावित होने के साथ साथ ध्यान रखिए, ये तो हमने बात की किनके बारे में, 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसके आसपास जो भी जलीय क्षेत्र होगा, कहीं ना कहीं के आसपास जितना भी जलीय क्षेत्र होगा, कहीं ना कहीं उस जलीय क्षेत्र को भी नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी उस जलीय क्षेत्र को भी नुकसान होगा। तो ये हमने बात की किसके बारे में, शहरी उष्ण द्वीप के बारे में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर इस शहरी उष्ण द्वीप से बचा कैसे जा सकता है, तो ध्यान रखें पौधारोपण की वजह से या इसकी मदद से, यानी जितना हो सके शहरों में अपने छतों पर भी पौधारोपण करना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे पहले पौधे रोपण की वजह से, या आप पौधे रोपण को बढ़ावा दें। दूसरा,
आप जो अपने मकान तैयार कर रहे हैं, ऐसे शहरी क्षेत्रों में जो मकान तैयार हो रहे हैं, इन मकानों की छतों को किससे, हरे रंग से रंगा जाए। मकानों या बिल्डिंग्स की छतों को हरे रंग से रंगा जाए। साथ में इन्हें हरे रंग से रंगने के साथ साथ हम जो सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें अपनी छतों पर हरे सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए या उपयोग, सोलर पैनल का उपयोग। ठीक है। इसके साथ साथ जब आप अपने घरों में रंग लगवाएं या अपने घरों को रंगीकृत करें, इनमें कलर करें, पेंट करें, तो खास तौर पर कैसे कलर का इस्तेमाल करें, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको परावर्तित करती हूं, यानी हल्के रंगों का इस्तेमाल या हल्के रंगों का उपयोग। तो मकान के रंग रोगन में हल्के रंगों का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे जो वो अर्बन हीट आइलैंड की स्थिति है उसे कम किया जा सकता है। तो ये इससे क्या है, बचने के उपाय हैं। इससे ये बचने के उपाय हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट को, यानी हमने जाना किसे, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव को। हरित गृह प्रभाव किस वजह से होता है, हमने यह भी समझा। हरित गृह प्रभाव के बाद हमने बात की कि जो वैश्विक तापन हो रहा है, उस वैश्विक तापन की वजह से किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। फिर विभिन्न क्षेत्रों में इस परिवर्तन के बाद हमने पढ़ा एक खास फिनोमेना, एक खास टर्म को जो कि महत्वपूर्ण है, वह है शहरी उष्ण आइलैंड या शहरी उष्ण द्वीप के बारे में, अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। अर्बन हीट आइलैंड के बाद हमने इस बारे में भी चर्चा की कि आखिर अर्बन हीट आइलैंड से बचा कैसे जा सकता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। हल्के रंगों का प्रयोग हो, सड़क में जो हम डार्क कलर का उपयोग कर रहे हैं उसमें धूसर रंग या गुलाबी रंग का प्रयोग किया जा सकता है। अपने जो घर हैं उन्हें भी हल्के रंगों से रंगा जा सकता है, हल्के ब्लू रंग से या फिर हल्के पिंक रंग से इन्हें रंगा जा सकता है। इसके अलावा आप अपने घर में आसपास के क्षेत्रों में पौधे रोपण को बढ़ावा देकर भी जो हीट आइलैंड है या आसपास की जो ऊष्मा है उसे जो विकिरण पृथ्वी से वापस नहीं लौट पा रहे हैं, यानी सूर्य से आने वाली जो परावर्तित किरणें हैं उन्हें आप क्षेत्र से परावर्तित कर सकते हैं। ठीक है। या सौर्य किरण है उन्हें क्या कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं, क्योंकि डार्क रंग क्या करता है, या आप कहें कि जो गाढ़े रंग है वे सूर्य की किरणों को आकर्षित करते हैं, उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जो हल्का रंग है या जो लाइट कलर के रंग होते हैं, कलर होते हैं, वे क्या करते हैं, वे सौर्य किरणों को परावर्तित कर देते हैं। और हमने प्रकाश के परावर्तन में इस चीज को जाना भी था और पढ़ा भी था। ठीक है। तो हमने ये किसके बारे में समझा कि जो अर्बन हीट लैंड की स्थिति है, आइलैंड की स्थिति है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है, यह कि यदि आप ये वीडियो इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो आप जो दृष्टि का टीचिंग लर्निंग ऐप है इसी में इंग्लिश वीडियो को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। यानी जो दृष्टि टीचिंग लर्निंग ऐप है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की वीडियो अवेलेबल है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।